जब मैं बगीचे में पहुंची तो नीरज वहां पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो मुझे एकटक देखता ही रह गया। मैंने भी शर्मा कर नजरें झुका ली। नीरज ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बगल में बैठा लिया। अब बताओ, तुमने मुझे यहाँ मिलने किस लिए बुलाया? पता है, मैं अम्मा से सहेली के घर का बहाना बनाकर बड़ी मुश्किल से घर से निकली हूँ। नीरज बस मुझे प्यार से निहारे जा रहा था, फिर बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैंने फिर से वही सवाल दोहराया, अब बताओ भी, यहाँ बगीचे में किस लिए बुलाया है? बस यूं ही, मुझे तुमसे मिलने का मन था, इसीलिए बुलाया। फिर एक थैली आगे करते हुए बोला, तुम्हें रामलाल की जलेबी बहुत पसंद है ना? ये लो, मैं तुम्हारे लिए रामलाल की गर्मा गर्म जलेबी लेकर आया हूँ। मैं हैरानी से, तुम्हें कैसे पता कि मुझे रामलाल की जलेबी बहुत पसंद है? नीरज हंसते हुए बोला, मुझे सब पता है, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी नापसंद, सब कुछ मैं सब जानता हूँ। तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन घर के कामों में रुचि थोड़ी कम है। गुलाबी रंग तुम्हारा पसंदीदा रंग है। शाम के समय अकेले में गज़ल सुनना तुम्हें बहुत पसंद है। खाने में अपनी अम्मा के हाथ की बनी गट्टे की सब्जी और मीठे में रामलाल की जलेबी और रबड़ी खाकर तुम्हारा दिन बन जाता है। तुम्हें बिल्लियों से बहुत प्यार है, और अगर तुम्हें घर में कोई सामान अपनी जगह पर नहीं मिले तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। और बताओ, और कुछ जानना चाहती हो अपने बारे में, या इतना काफ़ी है? नीरज मेरे बारे में इतना कुछ जानता है, उसके मुंह से अपने लिए इतना कुछ सुनकर मेरी तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं था, और साथ ही साथ खुशी का भी, क्योंकि मैंने अपने लिए नीरज की आंखों में वो प्यार देखा था जो प्यार हर लड़की अपने जीवन साथी से चाहती है। नीरज ने मुझे अपने हाथों से जलेबी खिलाई, फिर अचानक से उसने अपने जेब से कुछ निकाला और अपना हाथ मेरे पैरों की तरफ बढ़ाया। वो चांदी की प्यारी सी नाजुक सी पायल थी जो मुझे उस दिन नीरज ने अपने हाथों से पहनाई, जो मेरे पहले प्यार की पहली निशानी थी। हम थोड़ी देर और वहीं बैठे रहे, ढेर सारी प्यार भरी बातें की। जब मैं वापस घर जाने लगी तो नीरज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और प्यार से कहा, फिर कब मिलोगी? मेरा चेहरा तो पहले ही शर्म से लाल हुआ जा रहा था। मैं कुछ ना बोली, बस मुस्कुराकर नीरज ने अपना हाथ छुड़ाया और घर चली आई। घर आने से पहले ही मैंने नीरज की पहनाई हुई पायल निकालकर अपने बैग में डाल ली। अगर अम्मा देख लेती तो उन्हें पक्का शक हो जाता। पहले प्यार की खुमारी इतनी ज़्यादा थी कि नीरज से मिलकर उसका स्पर्श पाकर मेरी तो भूख भी खत्म हो चुकी थी। मैंने अम्मा और पिताजी को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत खाना खाया और जल्दी सोने का बहाना करके सीधा अपने कमरे में आ गई। लेकिन किसी ने सही कहा है कि नींद तो प्यार की बैरी होती है। सारी रात नीरज के बारे में सोचते हुए गुजर गई, और पता नहीं कब जाकर सुबह मेरी आंख लगी, और फिर मैं और नीरज रोज़ मिलने लगे, कभी कॉलेज के बाहर और कभी राजू भैया से मिलने के बहाने मेरे घर पर। मुझे तो नीरज के प्यार के ऐसे पंख लग चुके थे कि मैं तो बिना परों के ही आसमान में उड़ रही थी। पर इस तरह की बातें आखिर कितने दिन तक छुपती हैं? एक दिन हमारे प्यार की कहानी किसी दोस्त के सहारे राजू भैया तक पहुंच गई। बस फिर क्या था, राजू भैया ने गुस्से में जाकर ये बात अम्मा पिताजी को भी बता दी। अम्मा और पिताजी को मुझसे ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी, इसीलिए वो दोनों मुझसे खासे नाराज़ हुए। काफ़ी डांट फटकार भी लगाई। मैंने कई बार भैया से तो कई बार पिताजी, कभी अम्मा से बात करने की कोशिश की, उन्हें अपने जज्बात समझाने की कोशिश की, लेकिन समझने की बात तो दूर, वो लोग मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। उस दिन से मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो गया। घर में सभी लोग मुझे ऐसे देखते मानो मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हूँ। मुझ पर पाबंदी लगाई जाने लगी। मैं परेशान थी, छटपटा रही थी, मैं बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन मैं अपनी छत पर गुमसुम सी बैठी थी, तभी पत्थर से लिपटा हुआ एक कागज़ मेरी छत पर आकर गिरा। मैंने उठकर इधर उधर देखा तो कोई नज़र नहीं आया। मैंने वो चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगी। क्या हुआ, कुछ याद आया? हाँ, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें करीब 2 महीने पहले ऐसे ही चिट्ठी भेजी थी और दावा किया था कि तुम जब मुझे पहली बार देखोगी तुम्हारा दिल मेरे लिए ज़रूर धड़केगा। हाँ आशा, मैं तुम्हारा नीरज हूँ। आज तुम्हारे घर वालों ने हमें मिलने से रोक दिया, तुम्हें घर से निकलने भी नहीं देते, पर मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। आज पूरे 15 दिन हो गए हैं। आशा, तुम किसी भी बहाने घर के बाहर आओ, मैं तुम्हारे बिना तड़प रहा हूँ। तो क्या नीरज वही लड़का है जिसने भी पहले भी इस तरह अपने प्यार का इजहार किया था? मुझे कुछ भी समझ न आया कि मैं क्या करूं। नीरज का संदेश पढ़ने के बाद मैं उससे मिलने के लिए तड़प उठी। आज की तरह से उस ज़माने में प्यार करना इतना आसान नहीं होता था, और घर वालों को पता चलने के बाद लड़कियों की पढ़ाई छुड़वाकर जल्दी से जल्दी लड़का देखकर शादी कर दी जाती थी। मेरे घर में मेरी पढ़ाई तो नहीं छुड़ाई गई, पर शादी के लिए लड़के की तलाश ज़रूर शुरू हो गई थी। नीरज की चिट्ठी पढ़ने के बाद मैं नीरज से मिलने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगी।
कुछ समझ ना आया। अब मैं रोज़ उसी समय पर छत पर जाती और नीरज की चिट्ठी का इंतज़ार करती, पर उसके बाद नीरज की कोई चिट्ठी नहीं आई। इसी तरह उसकी चिट्ठी 15 दिन और निकल गए। उस दिन राजू भैया घर पर नहीं थे, अम्मा भी पिताजी के साथ नानी के घर गई थी। बस फिर क्या था, मुझे भी मौका मिल गया घर से निकलकर नीरज से मिलने का। लेकिन मैं नीरज को कैसे खबर करूं? आज तो वैसे भी रविवार है, कॉलेज भी बंद होगा, नहीं तो कॉलेज ही चली जाती और नीरज का भी पता नहीं कहाँ होगा वो। काश आज नीरज घर आ जाए इसी समय। सोच विचार में डूबी थी मैं कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दूध वाला आया होगा सोचकर मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने नीरज खड़ा था। उसे देखते ही मैं रो पड़ी और झट से उसके गले जा लगी। मुझे ये भी ख्याल नहीं रहा कि मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ। नीरज डरा सा था, उसने मुझे तुरंत अपने से अलग किया और कहा, सुनो, कल जैसे भी हो कॉलेज के गेट पर पहुँच जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। पर नीरज, मुझे कुछ नहीं सुनना आशा, मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना भी मैं नहीं कर सकता, बस तुम कल आ जाना। बात तुम्हारी सही है, मेरी भी तुम्हारे बिना यही हाल है, पर नीरज तुम घर से भागने की बात कर रहे हो। जानते हो एक लड़की जब घर से भागती है तो समाज उसके घर वालों को जीने नहीं देता, और मैं समाज के आगे अपने माता पिता के सर नहीं झुकने दूंगी। तो फिर मुझे भूल जाओ, क्योंकि हमारे घर वाले हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं है नीरज, तुम अच्छी नौकरी करोगे तो वो हमारी शादी ज़रूर कर देंगे। आशा, ऐसा कभी नहीं होगा, देखना वो जल्दी ही तुम्हारे लिए अच्छा लड़का देखकर शादी कर देंगे। मैं कल तुम्हारा कॉलेज के गेट पर इंतज़ार करूँगा। नहीं नीरज, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी। नीरज बिना कोई जवाब दिए चला गया। मेरी आंखों से आंसू आ गए। किस दोराहे पर आ खड़ी हो गई थी मैं। अपनी अम्मा और पिताजी भी मुझे जान से प्यारे थे, उनका समाज में बहुत मान सम्मान था। मैं उनकी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी, पिताजी की उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहती थी, उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। पर दूसरी ओर नीरज था, जिसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती थी। नीरज से दूर होने से अच्छा तो मेरे लिए मर जाना था। समझाऊंगी अम्मा को, पिताजी से जिद करूंगी और शादी नीरज से ही करूंगी। सोचते सोचते शाम हो गई। अम्मा पिताजी नानी के घर से वापस आ गए, लेकिन मुश्किल मेरे लिए तब और बड़ी हो गई जब मुझे पता चला कि अम्मा पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। लड़का भी पढ़ ही रहा है और अपने माता पिता की इकलौती संतान है। पिताजी पुलिस में हैं, गांव में खेती भी है। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई। किसी और से शादी की बात सुन मैं अपने होश खो बैठी। सही कहा था नीरज ने कि हमारे घर वाले हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। उसी रात में अम्मा, आज छाया आई है, उसने बताया कि कल मेरा कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है। मैडम ने कोई प्रोजेक्ट दिया है बनाने को, उसी के बारे में कल क्लास होगी। ठीक है, राजू के साथ चली जाना। ठीक है अम्मा, भैया को बोलो मुझे छाया के घर तक छोड़ देंगे, मैं आगे उसके साथ चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन याद रखना अगर इधर उधर गई तो टांगे तोड़ दूंगी। नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं नीरज के प्यार में पूरी तरह पड़ चुकी थी। मैंने अपने कॉलेज बैग में 2 जोड़ी कपड़े और अम्मा की अलमारी से कुछ पैसे निकाले और सुबह का इंतज़ार करने लगी। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, किंतु नीरज का प्यार मेरे लिए सबसे बड़ा था। अगले दिन राजू भैया मुझे छाया के घर छोड़ आए। छाया, अरे आशा, तो इस समय? हाँ, बस मन किया मिलने का तो आ गई। चल, अच्छा किया। मैं और छाया थोड़ी देर तक एक दूसरे से बात करते रहे। छाया ने चाय बनाई, हमने साथ बैठकर चाय पी और बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद मैं बोली, अच्छा छाया, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। छाया से विदा लेकर मैं कॉलेज के गेट पर पहुँच गई। नीरज वहाँ पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देख उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने झट से मुझे गले लगा लिया और बोला, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम ज़रूर आओगी। इससे पहले हमें कोई देख ले, चलो कहीं दूर भाग चलते हैं जहाँ हमें कोई ना जानता हो। नीरज के प्यार में मैं पागल उसके पीछे पीछे चल दी और अगली दोपहर हम दिल्ली स्टेशन पर खड़े थे। अब कहाँ जाना है? नीरज, चिंता मत करो, यहीं पास में मेरे दोस्त के बड़े भैया रहते हैं। मैं पहले भी उनके पास आ चुका हूँ, बस उन्हीं के घर चलते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। मुझे नीरज पर पूरा विश्वास था। स्टेशन से बाहर आकर हमने ऑटो किया और नीरज के दोस्त के भैया के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक मंदिर के सामने नीरज ने ऑटो रुकवाया और मुझे भी ऑटो से उतरने के लिए कहा। मैं भी नीरज के पीछे पीछे चल दी। मंदिर के अंदर पहुंचकर नीरज ने सबसे पहले अपनी जेब से सिंदूर निकाला और मेरी मांग भर दी। मैं हैरानी से बस उसे देखती ही रह गई। नीरज, ये सब क्या है? आशा, हम कहीं भी जाएंगे तो दुनिया सबसे पहले हमसे हमारे रिश्ते का प्रमाण मांगेगी।
हमें सभी से यही कहना है कि 2 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को। मैं घबराई सी थी, चुप थी। उस ज़माने में भी दिल्ली किसी दुबई से कम ना था। ऊंची ऊंची इमारतें देख मैं हैरान थी और हर इंसान मेरे लिए अजनबी बदमाश था। सिर्फ एक नीरज ही था जो इस भीड़ में मुझे देवता नजर आ रहा था। देवता ही तो मान लिया था नीरज को मैंने। तभी तो उसका हाथ थाम मैं निकल पड़ी थी एक अनजान सफ़र पे। थोड़ी देर में हमारा ऑटो एक पुरानी सी इमारत के सामने जाकर खड़ी हो गई। ऑटो रुकते ही आसपास के लोग उसे देखने लगे। मैं डरी सहमी हुई थी। तभी एक आदमी हमारे पास आया। अरे नीरज तुम? हाँ मनीष भैया, और ये हमारी पत्नी आशा। मनीष, अरे तुमने शादी कर ली, बताया भी नहीं। नीरज, बस भैया सब इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि किसी को निमंत्रण देने का मौका ही नहीं मिला। चलो अच्छा है, इसे दिल्ली घुमाने लाया हूँ। इतने बड़े शहर में किसी और को नहीं जानता था, इसीलिए आपके पास चला आया भैया। मनीष भैया, ठीक किया नीरज, आओ ऊपर चलो। नीरज ने मेरी तरफ चलने का इशारा किया और मनीष भैया के पीछे पीछे चल दिया। कुछ देर में हम दोनों एक छोटे से कमरे के अंदर बैठे हुए थे। कमरा बहुत छोटा था और सामान बहुत ज़्यादा था। मनीष भैया रसोई की ओर चले गए। जब लौटे तो उनके साथ एक सुंदर सी स्त्री भी थी। मनीष भैया, नीरज ये तुम्हारी भाभी हैं रीना, और रीना ये नीरज है अपने जितेंद्र का दोस्त, और ये इसकी पत्नी है। दोनों दिल्ली घूमने आए हैं। रीना भाभी ने मुस्कुराकर हमारा अभिवादन किया। मैंने भी उनके हाथ छोड़कर नमस्ते किया। नीरज, अरे बड़ी भाभी हैं, पैर छुओ। रीना भाभी, कोई बात नहीं, भाभी हूँ तुम्हारी, ये तो मेरी छोटी बहन जैसी हैं। चलो तो मेरे साथ अंदर चलो। मैंने नीरज के कहे अनुसार रीना भाभी के पैर छू लिए और रीना भाभी के पीछे पीछे चल दी। रीना भाभी, इसे अपना ही घर समझो आशा, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। इतना प्यार पाकर मेरी आंखें भर आई, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने रीना भाभी के पाँव पकड़ लिए। भाभी, अरे अरे तुम क्यों रो रही हो? और ये क्या, छोटी बहनें कोई पैर थोड़े पड़ती हैं। चलो उठो। दीदी, आपने मुझे अनजान को छोटी बहन का दर्जा दिया है, मैं आपके साथ छल नहीं कर पाऊंगी। रीना भाभी, क्या हुआ बताओ तो सही। दीदी, हमारी शादी नहीं हुई, हम घर से भागे हुए हैं। मैंने रो रो कर सारी बात रीना भाभी को बता दी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मनीष भैया और नीरज भी कमरे में आ गए। मनीष भैया, जानते हो तुम दोनों ने क्या किया है? घर से भागे हो। आशा, अब तक तो पूरे शहर में तुम्हारे भागने की खबर आग की तरह फैल गई होगी। अब दुनिया समाज में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची और तुम्हारे घर के दरवाजे तो हमेशा के लिए ही बंद हो गए हैं। भैया, मैं वापस जाना चाहती हूँ। मनीष भैया, आशा पागल मत बनो। अब अगर तुम घर गई तो दुनिया वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे और घर वाले मार देंगे। तुम्हारे लिए अब हर तरफ के रास्ते बंद हो चुके हैं और वापस रामगढ़ जाकर तुम अपनी और नीरज दोनों की जान खतरे में डाल दोगी। नीरज, भैया फिर हम क्या करें? मनीष भैया, देखो अब जब तुमने इतना बड़ा कदम उठा ही लिया है तो अब तुम यहीं रहो। वापस जाना अब सही नहीं होगा। तुम दोनों यहाँ सुरक्षित हो। मैं कोशिश करूँगा कि नीरज को किसी फैक्ट्री में लगवा दूँ। देखो तुम दोनों अगर एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो सच्चे प्यार की ताकत तुम्हारे साथ है। अब ज़्यादा चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। चलो अब नहा धोकर तैयार हो जाओ और कुछ खा पी लो। 3-4 दिन के अंदर ही मनीष भैया ने नीरज के लिए अपनी ही फैक्ट्री में काम ढूंढ लिया। नीरज के पास उस ज़माने में BA की डिग्री थी, इसीलिए उसे लिखा पढ़ी का काम मिल गया। ठीक 1 महीने बाद मनीष भैया और रीना भाभी की मौजूदगी में भगवान को साक्षी मानकर हम दोनों ने बड़ी ही सादगी से विवाह कर लिया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया और फिर नीरज ने मनीष भैया से अलग एक छोटा सा घर भी ले लिया। यूं ही 1 साल बीत गया। अब हमारी ज़िंदगी एकदम सामान्य हो चुकी थी। हम दोनों रामगढ़ की यादों को बहुत पीछे छोड़ चुके थे। धीरे धीरे प्यार का तूफान धीमा पड़ने लगा। हल्की उम्र के प्यार की शायद यही कमज़ोरी होती है कि जितनी तेज़ी से चढ़ता है उतनी ही तेज़ी से उतरता भी है। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। रीना भाभी और मनीष भैया ने हम दोनों को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन समझने को तो हम दोनों ही तैयार नहीं थे। अब दोनों को अपने अपने घर की यादें सताने लगी थी और लड़ने में अब हम दोनों एक दूसरे की तुलना अपने अपने परिजनों से करने लगे। मेरा ऐसा सोचना है कि परिवार की मर्जी से की गई शादी के झगड़ों को परिवार वालों की सहायता व सलाह से सुलझाया जा सकता है, किंतु अपनी मर्जी खासकर भाग कर की गई शादियों को अक्सर दोनों लोगों का अहंकार ले डूबता है। वैवाहिक जीवन में लड़का लड़की को समझाने और सही गलत बताने वाला कोई नहीं होता और शायद इसी कारण से अक्सर ऐसी शादियां एक समय के बाद अपना अस्तित्व खो देती हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। छोटी छोटी लड़ाइयों ने धीरे धीरे अब बड़ा रूप लेना शुरू कर दिया था। अब तो नीरज ने तनाव में आकर शराब पीना भी शुरू कर दिया था। मैंने नीरज को शराब पीने के लिए बहुत मना किया, लड़ाई झगड़ा भी किया, लेकिन नीरज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हालात दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहे थे और अब तो नीरज ने मुझ पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया।
और एक रात तो झगड़ा इतना बढ़ गया कि नीरज ने मुझे इतना मारा कि मैं 2 दिन तक बिस्तर से भी नहीं उठ पाई। मैं बहुत टूट चुकी थी। आए दिन की लड़ाई झगड़ों ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मुझे लगने लगा था कि घर से नीरज के साथ भागकर शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उस रात नीरज से बुरी तरह मार खाने की घटना के बाद मैंने एक बड़ा फैसला लिया। एक दिन नीरज जब अपनी फैक्ट्री चला गया, उसके जाते ही मैंने अपना सामान बांधा और नीरज का घर छोड़कर अपने घर रामगढ़ वापस आ गई। सोचा माता पिता कितने भी कठोर हों पर उनकी ममता हमेशा बच्चों के आगे घुटने टेक देती है और बच्चा कितनी बड़ी गलती करे उसे माफ़ कर देती है। गर्मी की दोपहर का समय था। 2 साल बाद अपने शहर रामगढ़ की ज़मीन पर कदम रखते हुए मेरी रुलाई फूट पड़ी। घर की ओर कदम बढ़ाए जा रही थी और आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। रामगढ़ की गलियां सुनसान पड़ी थी। आंसू पोंछते हुए कपकपाते हाथों से मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अम्मा, राजू देखो तो कौन आया है, इतनी गर्मी में क्या ज़रूरत पड़ गई। हाँ अम्मा, आप आराम करो, मैं देखता हूँ। राजू भैया ने दरवाज़ा खोला। मुझे सामने देखकर उसको विश्वास नहीं हो रहा था। राजू, तुम? अम्मा, कौन है राजू? अंदर से आवाज़ आई। राजू के समझ नहीं आया कि क्या बोले। इन 2 सालों में बहुत बदल गई थी। मेरे हंसते खिलखिलाते चेहरे की जगह मुरझाए चेहरे ने ले ली थी। आंखों के नीचे के घेरे मेरे दर्द की कहानी बयां कर रहे थे। भैया को देखकर उनके गले लग जाने का मन किया। मुझे घर के अंदर आने दो, मैंने रोते हुए कहा। राजू कौन है? अम्मा ने दोबारा पूछा। राजू ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। अम्मा भी दरवाजे पर आ गई और मुझे यूं अचानक देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और आंखें गुस्से से लाल हो गई। मैंने जब अम्मा को देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अम्मा का शरीर एकदम जर्जर हो चुका था। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। गाल अंदर धंसे हुए थे और माथे से बिंदी और मांग से सिंदूर गायब था। अम्मा को देखते ही मेरा खुद पर काबू ना रहा और मैं बुरी तरह रोने लगी। रोते रोते मैंने कहा, अम्मा, अम्मा मुझे अंदर आने दो। अम्मा गुस्से से लाल होते हुए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे घर में पैर रखने की। अम्मा मुझे माफ़ कर दो। नहीं, तेरा मेरा रिश्ता तो उसी दिन ख़त्म हो गया था जब तुमने इस घर से बाहर पैर रखा था। अरे बेहया, जाने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। तेरे जाने के बाद हमारा समाज में जीना दूभर हो गया। लोगों के तारों से तंग आकर तेरे भाई ने कॉलेज छोड़ दिया और समाज वालों के ताने सुन सुनकर राजू के पिता ने एक दिन पंखे से लटक कर जान दे दी। अगर राजू मजदूरी करके अपना और मेरा पेट पाल रहा है। पर अम्मा, एक बार मेरी भी तो बात सुन लो। नहीं, चल राजू, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर अम्मा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मेरी अपनी परेशानियां तो जो थी सो थी ही, लेकिन अम्मा के मुंह से भैया की मजदूरी और पिताजी की आत्महत्या करने की बात सुनकर मेरा तो कलेजा फटा जा रहा था और दिमाग सुन पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था आज धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे एक गलत कदम ने मेरा पूरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ कर रख दिया था। जान से ज़्यादा चाहने वाले माता पिताजी को इतने कष्ट देकर भला मैं खुश कैसे रहती। जिस प्यार में अंधी होकर मैंने इतना गलत फैसला लिया, आज उसी प्यार की बदौलत मैं दर दर के ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। जो खिलवाड़ मैंने अपने घर वालों की इज्जत और मान मर्यादा के साथ किया था, उसके बाद उस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद होने ही थे। और फिर ज़्यादा कुछ सोचे बगैर मैं रेलवे स्टेशन पर आ गई और चल पड़ी उस अनजान सफ़र पर जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। रात हो चुकी थी। गाड़ी जयपुर स्टेशन पर खड़ी हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बिना सोचे समझे जयपुर स्टेशन पर उतरना उचित समझा और मैं स्टेशन पर उतर गई। इधर उधर देखा तो पास में मुझे चाय वाला दिखाई दिया। मैं भूखी प्यासी थी। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। दर्द से मेरा सर भी फटा जा रहा था। इसीलिए सोचा फ़िलहाल चाय पी लेती हूँ। मैंने एक चाय ली और पीते हुए सोचने लगी कि गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिली मुझे। कितना विश्वास किया था नीरज पर। नीरज के प्यार में अंधी होकर मैंने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया और नीरज से लड़ झगड़ कर उसका घर छोड़ दिया। और तब मैं ऐसे रास्ते पर खड़ी थी कि मुझे स्वयं नहीं पता था कि जाना कहाँ है, क्या करना है। चाय पीते पीते मैं स्टेशन की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। मैं मानसिक और शारीरिक रूप दोनों ही से इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि सोचते सोचते मुझे सीढ़ियों पर ही कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उस ज़माने में लड़कियां घर के बाहर भी आज की तरह इतनी असुरक्षित नहीं थी। आते जाते लोग मुझे देखते रहे और मेरी वो रात सीढ़ियों पर ही कट गई। फिर एक अनजान आवाज़ से मेरी आँख खुली। दीदी उठो, दीदी उठो। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। ये तो वही चाय वाला था। दीदी कहाँ जाना है? मैं कल से आपको देख रहा हूँ और अब मैं घर जा रहा हूँ। आपको जाना कहाँ है? भाई कहाँ जाना है पता होता तो पूरी रात यहाँ सीढ़ियों पर ना व्यतीत करती।
हाँ दीदी, तुम्हारी बात सही है, पर कुछ तो सोचा होगा। पता नहीं भाई, चलते जाएंगे कहीं तो पहुँचेंगे। दीदी का बुरा ना मानो तो यहाँ पास ही में एक मंदिर है, वहाँ एक धर्मशाला भी है। वहाँ 2 दिन के लिए बिना पैसे से रहने की व्यवस्था हो जाएगी। आगे रुकने के लिए भी बहुत कम दाम देने पड़ेंगे। पर भाई दीदी, वो धर्मशाला आपके लिए बहुत सुरक्षित रहेगी। वहाँ भंडारा भी होता है, इसीलिए खाने पीने की भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है चलो। मैं चाय वाले के पीछे पीछे चल दी, क्योंकि उस अनजान शहर में कोई ठिकाना भी नहीं था। थोड़ी देर में हम धर्मशाला पहुंच गए। चाय वाले ने धर्मशाला के कार्यालय में बातचीत करके मेरे रहने की व्यवस्था कर दी और अपने घर चला गया। मुझे धर्मशाला में रहते 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे। वहाँ रहने वाले लोगों से मेरी बहुत जल्दी अच्छी दोस्ती हो गई थी। पर दिक्कत ये थी कि मेरे पास अब पैसे भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे थे, इसीलिए कुछ तो करना ही था। अतः मैंने नौकरी करने की ठान ली। उस ज़माने में 12वीं पास की थी, इसीलिए मेरे पास के स्कूल में जाकर पढ़ने की बात की, किंतु बात नहीं बनी। तभी मैंने देखा कि उस धर्मशाला के काफ़ी बच्चे उस स्कूल में पढ़ते जाते हैं, इसीलिए मैंने धर्मशाला के बच्चों को धर्मशाला में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों के माता पिता बहुत खुश थे, क्योंकि उनके अनपढ़ होने के कारण वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे। बच्चा स्कूल में क्या पढ़ रहा है उन्हें तो पता भी नहीं होता था। अब स्कूल की छुट्टी होने के बाद इधर उधर घूमने वाले बच्चे घर पर भी पढ़ने लगे थे। अब धीरे धीरे मैं आशा से आशा मैडम हो गई थी। धर्मशाला और उसके आसपास के लोग मुझे बहुत पसंद करने लगे और वो पैसे देकर अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ने भेजने लगे। इसका असर ये हुआ कि नए सत्र में मुझे स्वयं स्कूल वालों ने बुलाकर अपने स्कूल में नौकरी दी और इस तरह अपने दम पर एक नए जीवन की शुरुआत की और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे अब मेरे लिए बचा ही क्या था। मैंने बहुत मेहनत की और कुछ सालों में ही मैंने अपना खुद का एक घर भी ले लिया। जब तक धर्मशाला में थी तब तक मुझे अकेलापन नहीं महसूस हुआ, किंतु अपने घर में आने के बाद मुझे अकेलापन अखरने लगा और उम्र बढ़ने के साथ मुझे अकेलापन काटने को दौड़ने लगा। पूरा दिन स्कूल में सह शिक्षिकाओं तथा बच्चों के साथ निकल जाता, किंतु घर आने के बाद मुझे महसूस होता कि मैं इतनी बड़ी दुनिया में कितनी अकेली हूँ। मेरा अपना कोई भी नहीं है। और फिर जब एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर तुम मुझे मिली, बस तुम्हें देखकर मेरा दिल द्रवित हो गया और मुझे अपने जीने का एक आधार मिल गया। मैंने तुम्हें कानूनी तौर पर गोद ले लिया और बस अपना बाकी का बचा जीवन तुम्हारी अच्छी परवरिश देकर बड़ा किया। कभी माँ बनकर तो कभी दादी बनकर, कभी अध्यापिका बनकर तो कभी सहेली बनकर, तुम्हारे रूप में मुझे जीने का एक नया सहारा, एक नई उम्मीद मिली और मैंने अपना जीवन तुम पर समर्पित कर दिया। तुम्हारी परवरिश करते करते मैंने अपने काले अतीत की कड़वी यादों को पूरी तरह भुला दिया। आयुषी जो अब तक दादी की बात सुन रही थी, उनकी बात पूरी होते ही दादी से लिपटकर बिलक बिलक कर रो पड़ी। उनकी कहानी सुनकर आयुषी को सब समझ आ चुका था। आयुषी के मुंह से अब कोई बोल नहीं फूट रहे थे। रोते रोते उसकी सिसकियां बन गई थी। दादी ने आयुषी को चुप कराया और पानी लाकर पिलाया। रात भर दादी के जीवन की पूरी कहानी चलचित्र की भांति आयुषी के मस्तिष्क में घूमती रही कि आखिर दादी ने इतना सब कैसे झेला होगा। आयुषी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगला दिन भी उसका कुछ यूं ही बीता। अब आयुषी की समझ आ गया था कि दादी उसके भविष्य को लेकर उसे इतना क्यों समझाती हैं। धीरे धीरे दादी और आयुषी के बीच की वो अनकही दूरी खत्म होने लगी थी। उनके रिश्ते में वो पहले वाली मिठास वापस लौट आई थी। आयुषी ने सोच लिया था कि दादी ने ज़िंदगी भर इतने दुख झेले हैं, उन्हें आज तक वो खुशी नसीब ना हुई जिसकी वो हकदार थी। इसीलिए आयुषी अब उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो उनके जीवन के खुशियों का आधार बनना चाहती थी। अब वो दोनों बहुत खुश थे। एक दिन जब आयुषी कॉलेज से वापस आई तो दादी घर पर नहीं थी। उसने काफ़ी देर दादी का इंतज़ार किया, आस पड़ोस में भी पता किया, लेकिन दादी का कहीं कुछ पता न लगा। आयुषी परेशान थी कि दादी आके जा कहाँ सकती है। उधर पटरी पर रेल गाड़ी सर पर दौड़ती चली जा रही थी। रात का समय था, इसलिए अधिकांश यात्री गहरी नींद में डूबे हुए थे। जयपुर स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो भीड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा धक्का मुक्की कर रेलगाड़ी पर सवार हो गया। भीड़ बहुत थी, जिसको जैसे जहाँ बैठने की जगह मिली बैठ गया और गाड़ी चलने के कुछ ही मिनटों में ही लगभग सभी लोगों ने कहीं न कहीं अपनी जगह बना ली। किंतु उसी भीड़ का हिस्सा बन एक बेहद उम्रदराज महिला, जिसकी उम्र लगभग 65 साल थी, आंखों पर मोटा सा चश्मा था, चेहरे का रंग सफ़ेद था और चेहरे पर झुर्रियों का पहरा था। कुल मिलाकर एक रौब था चेहरे पर, जो कि आते जाते लोगों के बीच उस महिला को आकर्षण का बिंदु बनाया हुआ था। उस महिला की आंखें इधर उधर बैठने के लिए जगह ढूंढती रही, किंतु कोई भी अपनी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। इसीलिए वो थोड़े प्रयास के बाद एक कोने में आकर खड़ी हो गई। सामान के नाम पर उसके पास एक छोटा सा थैला था और कुछ यादें थी।
थैले को तो कंधे का सहारा मिला हुआ था, किंतु यादें कभी आहें बनकर होंठों से तो कभी आंसू बनकर आंखों से झलक रही थी। संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन संभालना तो था ही, क्योंकि इन्हीं यादों के सहारे तो जिंदगी कटी थी। एक झटका लगा और वो बुजुर्ग महिला बेकाबू होकर आगे की ओर झुक गई। तभी एक हाथ ने उसे अपनी ओर खींचा। महिला संभल गई। झट पीछे मुड़कर देखा तो सामने आयुषी खड़ी थी। तुम यहाँ? दादी ने आयुषी को देखकर कहा। हाँ दादी। दादी आप दिल्ली जा रहे हो ना? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। दादी मुझे सब पता चल गया है। कॉलेज से लौटने के बाद आपका इंतज़ार करती रही। सोचा किसी काम से बाहर गई होंगी आप, लेकिन जब बहुत देर तक नहीं आई तो मुझे आपकी चिंता होने लगी। आसपास के लोगों से पूछा पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिर कुछ देर इंतज़ार किया। जब इंतज़ार करना मुश्किल हो गया तो मैंने आपके कमरे में जाकर इधर उधर नज़र डाली। तब मुझे आपके बिस्तर पर यह अखबार मिला, जिसमें आपकी वर्षों पुरानी ये तस्वीर छपी थी। आपकी इस तस्वीर को मैंने पहले भी आपकी फ़ोटो एल्बम में देखा था। आपकी तस्वीर तो मैं पहचान गई, पर आगे जो भी लिखा था उसे समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कई बार अखबार में लिखी खबर को पढ़ा और ये समझ में आया कि शायद आप दिल्ली जा रही हैं। मैं स्टेशन की ओर भागी, यहाँ आकर देखा आप ट्रेन में चढ़ रही हैं। दौड़कर पीछे वाले दरवाजे से मैं भी ट्रेन में चढ़ गई। दादी कुछ नहीं बोली, उनकी आंखों में आंसू थे। आयुषी ने इधर उधर देखा, तभी उसकी नज़र सामने वाली सीट पर पड़ी। उस पर बैठा यात्री अगले स्टेशन पर उतरने की तैयारी में था। आयुषी ने झट जाकर उस सीट पर कब्जा कर लिया और दादी को उस पर बैठा दिया। दादी अभी आप सोने की कोशिश करो, हम बाकी बातें कल सुबह करेंगे। दादी ने कोई जवाब नहीं दिया और एक और खिसक कर आयुषी को उसे सीट पर बैठने का इशारा किया। आयुषी भी वहीं बैठ गई। दादी ने अपने थैले से पानी की बोतल निकाली। आयुषी और दादी ने पानी पिया और सुबह का इंतज़ार करने लगी। इस 2 घंटे की भागम भाग में दादी बुरी तरह से थक चुकी थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। नींद तो नहीं आ रही थी। उनके अंदर चल रहे तूफान का तनाव उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था, और ना चाहते हुए भी दादी बैठे बैठे ही सो गई। थोड़ी देर दादी ने अपना सर आयुषी के कंधों पर रख दिया। अब दादी के चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। दादी गहरी नींद में थी। आयुषी के कंधे का सहारा पाकर दादी बहुत सहज महसूस कर रही थी। रेलगाड़ी सर पर दौड़ती चली जा रही थी। सोचते सोचते आयुषी की भी आंख लग गई, और जब आंख खुली तो देखा सामने वाली सीट खाली पड़ी थी। दादी का सर अभी भी आयुषी के कंधे पर टिका था। खाली सीट पर सोया हुआ व्यक्ति पिछले स्टेशन पर उतर गया था। आयुषी ने दादी को जगाया और सामने वाली खाली सीट पर लिटा दिया और स्वयं वापस उसी सीट पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में आयुषी को ठंड महसूस होने लगी। दादी की भी नींद उचट चुकी थी। वह आयुषी से बोली, मेरे थैले में एक चादर पड़ी है, ठंड लगी हो तो चादर ओढ़ लो। नहीं ठीक है, आपको चाहिए तो निकाल दूँ? नहीं, मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को ढक लिया है, मैं ठीक हूँ। आयुषी ने चादर निकाली और ओढ़ ली और हल्की गर्माहट पाकर उसे नींद आ गई। दादी की आंखों में नींद नहीं थी। खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बाहर घना अंधेरा था। कलाई पर घड़ी देखी तो 3 बजने वाले थे। आयुषी पर नज़र डाली, वो सो चुकी थी। कितनी मासूम लग रही थी आयुषी। आज भी उतनी ही प्यारी है जितनी 8 से 23 साल पहले थी। सच अगर उस दिन मंदिर से उठाकर इसे गोद न लिया होता तो ना जाने कैसे जीवन यापन कर रही होती। ज़्यादा लाड़ प्यार में थोड़ा ज़िद्दी हो गई है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। कितना ख्याल रखती है। तभी भागी भागी यहाँ तक चली आई। अगर सही समय पर इसका सहारा न लिया होता तो आज दुनिया में मेरे पास ही कौन था। अचानक एक झटके से आशा अपने ख्यालों से बाहर आ गई। खिड़की से बाहर देखा तो उजाला हो चुका था, लेकिन अधिकतर यात्री अभी भी सो रहे थे। आशा ने आयुषी को देखा, वो जाग रही थी और खिड़की के बाहर के नज़ारे को देख रही थी। आयुषी इधर उधर आकर, थोड़ी देर लेट जाओ, मैं उधर बैठ जाती हूँ। नहीं दादी आप आराम करो, मैं पूरी रात आराम से सोई हूँ। स्टेशन आने वाला है, चाय पीते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों ने चाय पी। तब तक लगभग सभी लोग जाग चुके थे। आयुषी अपनी सीट से उठकर दादी के बाजू में आकर बैठ गई। दोनों चुप थी। तभी आयुषी बोली, दादी आप इस तरह मुझे बिना बताए दिल्ली क्यों जा रही थी? मुझे भी बताया होता। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? यूँ अकेले ही चली आई। दादी ने एक गहरी सांस ली और आयुषी की ओर देखकर बोली, आज सुबह मुझे स्कूल से फ़ोन आया। मुझे स्कूल बुलाया गया। मैं स्कूल गई तो मुझे ये अखबार पढ़ने को दिया गया। इसमें मेरी वही तस्वीर थी जो स्कूल में लगी हुई थी। कुछ शिक्षिकाओं ने मुझे पहचान लिया था। अखबार में अपनी तस्वीर और नाम देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मैं वहाँ से चली आई। घर आकर उस समाचार को मैंने बार बार पढ़ा। उसमें नीरज यानी तुम्हारे दादाजी ने मुझे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। समाचार पत्रों के जरिए उन्होंने ये संदेश मुझ तक पहुँचाने की कोशिश की थी। उन्होंने इसे अपनी अंतिम इच्छा बताई। यह खबर पढ़ते ही मेरा उनके लिए प्यार और मेरे दिल के सारे एहसास दोबारा जाग उठे। मैं खुद को रोक ना सकी। अब मैं उनसे मिलने जा रही हूँ।
आज मुझे एहसास हुआ कि परिस्थितियों के चलते प्यार कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। प्यार की यादों को हम अपने सीने में दफन कर सकती हैं, लेकिन कभी भुला नहीं सकती। मेरे साथ भी यही हुआ। जिन यादों को मैंने वर्षों पहले अपने सीने में दफन कर दिया था, आज वो अखबार में छपी इस खबर को देखकर ताज़ा हो गई। सब कुछ भूल गई। याद रहा तो सिर्फ नीरज का प्यार, और पागलों की तरह उसके लिए तड़प उठी। बिना तुम्हें खबर किए चल पड़ी अपने नीरज से मिलने। दादी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। आयुषी दादी का चेहरा बड़े गौर से देख रही थी। आयुषी ने कभी नहीं सोचा था कि दादी के दिल में भी किसी के लिए इतना प्यार हो सकता है। ये वही दादी थी जो उस दिन अमर के साथ चाय पीते देखकर भड़क उठी थी और बिना कुछ जाने समझे ना जाने कितनी खरी खोटी सुना दी थी। खैर, दादी और आयुषी की प्रेम कहानी के विचारों में समय की बहुत बड़ी भूमिका थी। वर्षों पहले प्रेम विवाह करने वाली दादी आज स्वयं प्रेम विवाह के सख्त खिलाफ थी। इसमें दादी की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने प्रेम का जो रूप देखा था उसके बाद तो प्रेम से नफरत होनी ही थी। आयुषी चुप हो गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दादी को क्या समझाए। आयुषी ने अखबार खोला और अखबार के कोरे में छपी खबर को पढ़ने लगी। प्रिय आशा, तुम जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाओ। मैं तुमसे मिलकर अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ये मेरी अंतिम इच्छा है। तुम्हारा नीरज। नीरज और आशा की तस्वीर के नीचे नीरज ने अपना पता लिखा हुआ था। दादी, ये तस्वीर कब की है? आयुषी ने धीरे से मुस्कुरा कर पूछा। दादी ने तस्वीर को बड़े प्यार से देखा और बोली, ये तस्वीर हमने तब खिंचाई थी जब मैं और तुम्हारे दादाजी पहली बार अक्षरधाम मंदिर गए थे। तभी मनीष भैया के कहने पर हमने खिंचाई थी। दादी, आप कितनी सुंदर लग रही हैं ना इस तस्वीर में। सुंदर थी, तभी तो तुम्हारे दादाजी मुझसे प्यार कर बैठे थे। इतना कहकर दादी जोर से हंसी। आयुषी भी दादी को इतना खुश देखकर हंस पड़ी। कुछ घंटे में दादी आयुषी के साथ दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली स्टेशन पर उतरते समय दादी के हाथ पैर कांप रहे थे। चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। दादी, संभालिए अपने आप को। दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद दादी और आयुषी अखबार में दिए गए पते पर पहुंच गई। वो 11 मंजिला एक इमारत थी जो देखने में बहुत पुरानी लग रही थी। दादी के पांव आगे बढ़ते हुए लड़खड़ा रहे थे। ये वो जगह नहीं तो कि जहाँ उसने वर्षों पहले नीरज को छोड़ा था। आयुषी आगे आगे चल रही थी। आशा आयुषी के पीछे पीछे चल रही थी और सोच रही थी कि नीरज का सामना वो कैसे करेगी। कुछ देर बाद दोनों एक बंद दरवाजे के सामने खड़ी थी। दरवाजे पर मनीष के नाम की पट्टी लगी हुई थी। तो क्या नीरज अब मनीष भैया के साथ ही रह रहा है? दादी ने एक पल के लिए सोचा। आयुषी ने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। एक बुजुर्ग महिला ने दरवाज़ा खोला। आशा ने उसे गौर से देखा। सामने रीना दीदी खड़ी थी। आशा ने दौड़कर रीना दीदी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। रीना की आंखों में भी आंसू थे। आओ, अंदर आओ आशा, आज हमारी याद आई इतने दिनों के बाद। अरे पगली, नीरज से नाराज़ थी तो कम से कम जाने से पहले एक बार हमसे तो मिली होती। दीदी, माफ़ कर दो, पर क्या करती। उस समय घर के हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे अपने अम्मा पिताजी की याद सताने लगी। नीरज का स्वभाव भी मेरे लिए बदल चुका था और मुझे एहसास हुआ कि मैंने नीरज के साथ भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बस फिर क्या था, बिना सोचे समझे मैं रामगढ़ वापस चली गई, किंतु उस घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। और फिर आशा ने अपने जीवन की सारी कहानी रीना को कह सुनाई। दादी की बात पूरी होने के बाद आयुषी बोली, दादी, इस अखबार में छिपी खबर पढ़कर हम यहाँ आए हैं, उसके बारे में बताइए ना। आयुषी ने रीना से कहा। आयुषी के मुख से अपने लिए दादी का संबोधन सुनकर रीना का चेहरा खुशी से खिल उठा। भगवान ने गोद सूनी रखी। पर आशा, आज तुम्हारे कारण मुझे भी कोई दादी कहने वाला मिल गया। आशा आयुषी की ओर देखकर मुस्कुरा दी। आशा इधर उधर देखने लगी। उसकी आंखें नीरज को तलाश रही थी। नीरज से मिलना चाहती हो? आशा ने कोई जवाब नहीं दिया। आयुषी रीना से बोली, दादी, आपको पता है इस बार भी दादा दादी जी से मिलने के लिए मुझे बताए बगैर ही घर से भाग ली थी। आयुषी की बात सुनकर रीना ज़ोर से हंसती और बोली, तुम लोग नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर हम नीरज से मिलने चलेंगे। और फिर रीना ने मोबाइल पर एक नंबर लगाया। रीना, हेलो, सुनिए, आज हमारे इतने दिनों की मेहनत सफल हुई। आशा आई है अपने नीरज से मिलने। मैं उसे लेकर आ रही हूँ, पर आप ये बात नीरज को मत बताना। आगे खड़ा करके हम उसे हैरत में डाल देंगे। फ़ोन पर दूसरी तरफ मनीष था। थोड़ी देर बाद सभी लोग तैयार हो गए। आशा, आयुषी, तुम लोग कुछ खा लो, फिर चलते हैं नीरज से मिलने। आयुषी, पर दादी, नीरज दादाजी कहाँ हैं? जो सवाल आशा के दिल में चल रहा था आयुषी ने पूछ लिया। रीना ने आशा की ओर देखकर कहा, अभी चलते हैं ना। करीब 1 घंटे बाद टैक्सी एबास हॉस्पिटल के सामने जाकर रुक गई। आशा ने प्रश्नवाचक नज़रों से नीरा की ओर देखा। नीरा ने टैक्सी का बिल चुकाकर अस्पताल की ओर बढ़ गई। दादी, ये तो दिमागी अस्पताल है।
रीना कुछ नहीं बोली और थोड़ी देर बाद आशा नीरज के सामने खड़ी थी। नीरज आंखें बंद किए बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका था। शरीर के नाक पर हड्डियों का ढांचा बचा था बस। नीरज की आंखें बंद थी। रीना भाभी ये। नीरज को इस अवस्था में देखकर आशा रो पड़ी। रीना, आशा रोना मत। नीरज ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। तुम्हें इतने सालों के बाद रोता देखेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दादाजी को क्या हुआ है? आयुषी ने मनीष से पूछा। अवसाद, डिप्रेशन की वजह से नीरज धीरे धीरे अपनी याददाश्त खो रहा था। डॉक्टर्स का कहना है अगर अपने किसी परिवार वाले या अधिक चाहने वाले को देखकर इन्हें कोई प्रतिक्रिया की तो इनकी याददाश्त वापस आ सकती है। परिवार वाला तो कोई यहाँ है नहीं। वैसे भी सबसे ज़्यादा प्यार अपने जीवन में नीरज ने आशा से ही किया है, इसीलिए हमने आशा को यहाँ बुलाया। हो सकता है आशा को देखकर उसकी दिमागी हालत ठीक हो जाए और उसकी याददाश्त वापस आ जाए। मनीष की बात सुनकर आयुषी और आशा दोनों फफक पर रो पड़ी। सच्चाई यही है, पर तुम रो मत। अब तुम लोग आ गए हो ना, देखना वो अब जल्दी ठीक हो जाएगा। आशा, मनीष भैया, नीरज की ऐसी हालत कैसे हुई? आशा, तुम्हारे जाने के बाद नीरज बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी करनी पर बहुत अफसोस था। उसने तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी की और उसकी कोशिश और पछतावे को देख मैंने उसकी मदद की। वो तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर रामगढ़ भी गया। बहुत कोशिश के बाद एक दिन तुम्हारे राजू भाई से बात हुई तो पता चला कि तुम वहाँ गई तो थी, पर उस घर में जगह ना मिलने के बाद तुम कहाँ गई वो भी नहीं जानते। बहुत ढूंढा पर कहीं पता नहीं चला तुम्हारा। उसके बाद नीरज बिल्कुल ही बदल गया। वो बहुत गुमसुम सा रहने लगा और तो और उसने पीना भी छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी इसी बुरी आदत के कारण आशा उसे छोड़कर चली गई। अब नीरज के जीवन का कोई मकसद भी नहीं बचा था। दिन भर फैक्ट्री में काम करता और आधी रात तक सड़क पर घूमता रहता। अक्सर पुरानी तस्वीरों को देख रोते हुए देखा है हमने उसे। एक समय तक हमने भी उसे तुम्हारे लिए तड़पते देखा और जब ना देखा गया तो हमने कोशिश की कि नीरज की दूसरी शादी कर दी जाए। दूसरी लड़की के जीवन में आने से नीरज का दर्द कुछ हल्का हो जाएगा। हो सकता है समय के साथ खत्म भी हो जाए, किंतु नीरज ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया। नीरज का हमारे घर आना जाना बराबर लगा रहा, क्योंकि वो हमारे पास आकर अपना दर्द साझा करता था। उसे लगता था कि तुम उससे नाराज़ होकर कहीं ना कहीं गई, लेकिन हमारे आसपास हो, और इसीलिए उस दीवाने को हमारे घर आकर सुकून मिलता था। मनीष चुप हो गया। आगे की बात कहने की शायद उसमें हिम्मत नहीं थी। फिर वो थोड़ा रुक कर बोला, और इस तरह नीरज ने पूरी ज़िंदगी तुम्हारी यादों में गुजार दी। उसकी उदासी धीरे धीरे उत्साह में बदल गई। ना वो किसी से बोलता ना बात करता था। उसने हंसना बोलना सब छोड़ दिया। अवसाद उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी और उसने बिल्कुल ही बोलना छोड़ दिया। हमारे यहाँ भी आना उसने बंद कर दिया। फिर एक दिन रीना ने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं नीरज नहीं आया। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कल उसके घर जाकर देखता हूँ। अगली सुबह जब मैं फैक्ट्री गए तो पता चला नीरज 10 दिन से फैक्ट्री भी नहीं आया। घर जाकर देखा तो नीरज बिस्तर पर था, बहुत बीमार लग रहा था, एकदम गुमसुम। जब मैं पहुंचा तो वो ठीक से मुझे पहचान भी नहीं पा रहा था। उसका दिमागी संतुलन बिल्कुल ही नहीं था। वो मेरा नाम लेता, पहचानने की कोशिश करता, फिर कुछ सोचता। उसने मुझे पहचान तो लिया, पर मुझे उसको देखकर समझ आ गया कि सदमे की वजह से उसकी दिमागी हालत बिगड़ रही है। मैं उसको लेकर सीधा पहले घर गया। रीना को भी वो ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। फिर हम उसे लेकर सीधा हिबास हॉस्पिटल गए। डॉक्टर्स ने सारे चेकअप के बाद कहा कि अवसाद से ग्रस्त हैं और इसकी वजह से धीरे धीरे अपनी याददाश्त खो रहे हैं। कुछ दिन पहले उसके मुंह से फिर आशा का नाम निकला। हमने उससे बात की तो उसने कहा, आशा को बुला दो, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और फिर वो रो पड़ा। तब हमने एक बार फिर से तुम्हें ढूंढना शुरू किया, समाचारों में निकलवा दिया, बस इसी उम्मीद में कि शायद तुम या तुम्हारे किसी जानने वाले की नज़र उस खबर पर पड़ जाए। और देखो, आज हमारी कोशिश सफल हुई। आशा चुपचाप खड़ी नीरज को निहार रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, कहाँ से बात शुरुआत करे। इतने सालों बाद तो उसने इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो अपने नीरज का हाथ पकड़ लेती। अभी वो इसी कश्मकश में थी कि तभी नीरज को ज़ोर से खांसी आई और उसने आंखें खोल दी। नीरज ने धुंधली नज़र से देखा तो सामने आशा खड़ी थी। भगवान की दया से उसने आशा को पहचान लिया। सब देखकर हैरान और थे और खुश भी। नीरज धीमी आवाज़ में बोला, आशा। आशा खुद को रोक ना सकी और उसने नीरज के पाँव पकड़ लिए। आशा रोई जा रही थी। नीरज ने टूटी फूटी आवाज़ में कुछ कहने की कोशिश की। इतने दिनों बाद रोते हुए मिलोगी, मेरे पास आओ आशा। आशा उठ खड़ी हुई और नीरज का हाथ थाम लिया। मुझे माफ़ कर दो नीरज, मैं तुम्हारे प्यार को ना समझ सकी। मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मैं अपने अहंकार में बहुत कुछ भूल गई थी कि तुमने भी मेरे लिए अपना घर, अपने माता पिता सब कुछ छोड़ दिया था। नीरज, यदि तुम भटक रहे थे तो मुझे तुम्हें अपने प्यार से समझाना चाहिए था। तुम्हें छोड़ना समस्या का हल नहीं था। मैं तुमसे लड़ती रही और अपनी ज़िद में आकर मैंने तुम्हें जीवन भर भटकने के लिए छोड़ दिया। और मुझे रास्ता मिलने के बाद एक बार भी मेरे मन में ख्याल नहीं आया कि तुम कैसे होगे। मुझे माफ़ कर दो नीरज। नहीं आशा, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। मैंने तुम्हें वो प्यार नहीं दिया जिस पर तुम्हारा हक था।
मैं अपने अहंकार में भूल गया था कि मेरे सहारे ही तुम सारी दुनिया छोड़कर मेरे पीछे चली आई थी। पर मेरा विश्वास करो, तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर नाकाम रहा, पश्चाताप की आग में जलता रहा। भगवान भी मुझसे नाराज़ था, इसीलिए मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिली। और देखो आज मेरी हालत क्या हो गई है। मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, ऐसा लगता है कोई हथौड़े मार रहा हो। मुझे रात में नींद नहीं आती, सारी रात में भटकता रहता हूँ, तो मैं याद करके रोता रहता हूँ। और अब तो मुझे कुछ याद भी नहीं रहता। कभी मैं घर का रास्ता भूल जाता हूँ तो कभी फैक्ट्री का, कभी खाना पीना ही भूल जाता हूँ तो कभी 2 बार नहा लेता हूँ। बातें करते करते नीरज रो पड़ा। मुझे माफ़ कर दो नीरज, तुम्हारा प्यार जीत गया। तुम्हारा प्यार महान है नीरज। तुमने मेरी यादों के सहारे जीवन व्यतीत किया और मैंने आयुषी का सहारा लिया। आयुषी? कौन आयुषी? तुम्हारी पोती। आशा ने आयुषी की तरफ इशारा करते हुए कहा। बहुत ही प्यारी है, मेरे अकेलेपन का और ज़िंदगी का एक पात्र सहारा। नवजात ही थी जब मैंने इसे गोद दिया। नीरज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई आयुषी को देखकर। तभी दरवाज़ा खुला और बाहर से डॉक्टर, नर्स और अन्य लोगों ने प्रवेश किया। मनीष, डॉक्टर ये नीरज की पत्नी हैं। डॉक्टर, ओह भाई, हमारा मरीज़ आपको रोज़ याद करता है। अच्छा किया आपने आकर, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने आपको पहचान लिया। इट्स ए गुड साइन। और देखना ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। फिर नीरज को देखते हुए डॉक्टर साहब बोले, अरे नीरज, आज तुम्हारे चेहरे की चमक बता रहे हैं कि तुम अपनी पत्नी को देखकर कितने खुश हो। नीरज, डॉक्टर साहब अब मैं ठीक हो जाऊंगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल नीरज, देखो तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे सामने खड़ी है। डॉक्टर की बात सुनकर नीरज आशा को देख मुस्कुरा दिया। डॉक्टर ने नर्स को कुछ निर्देश दिए और चले गए। उनके साथ साथ नर्स भी चली गई। उनके जाने के बाद नीरज ने आयुषी को पास आने का इशारा किया। आयुषी नीरज के पास आकर खड़ी हो गई। नीरज ने आयुषी को बैठने का इशारा किया। आयुषी पास पड़े स्टूल पर बैठ गई। नीरज बोला, आयुषी के हाथ पकड़कर चूमते हुए, अगर मुझे कुछ हो गया तो अपनी दादी का हमेशा ख्याल रखना। आयुषी नीरज का हाथ पकड़कर रो पड़ी। आपको कुछ नहीं होगा दादाजी, देखना अब दादी और मैं आ गए हैं ना, अब तो हमारे लिए आपको ठीक होना ही पड़ेगा। दादाजी अब आप आराम करिए। और उसके बाद आशा और आयुषी रात भर नीरज का ख्याल रखने लगी। समय पर खाना, दवा, हर बात का ख्याल रखती। कुछ ही दिनों में नीरज की हालत में सुधार देख डॉक्टरों ने हॉस्पिटल से नीरज को छुट्टी दे दी। आशा और आयुषी, मनीष और रीना का बहुत बहुत आभार व्यक्त करके नीरज को अपने साथ जयपुर लेकर आए। जयपुर लाकर आशा और आयुषी ने नीरज की बहुत सेवा की, उसको खुश रखने का हर प्रयास किया। सुबह तीनों लोग सैर करने जाते। आयुषी अपने दादा दादी को योग करवाती। आशा भी नीरज से खूब बातें करती। आशा और आयुषी की बातें सुनकर नीरज खूब मुस्कुराता। आशा और आयुषी की सेवा और कोशिशें को नीरज को फिर से ज़िंदगी की तरफ ले आई। पत्नी और पोती के प्यार से उसमें एक नए जीवन, नए ऊर्जा का संचार कर दिया था। नीरज के एकदम स्वस्थ हो चुका था। एक दिन आयुषी खुश होती उछलती कूदती घर आई और आती अपने दादाजी से लिपट पड़ी। दादी, हरे पगली खुशी से उछलती रहेगी या बताएगी भी क्या बात है? दादी, दादाजी आप सुनोगे ना तो आप भी बहुत खुशी से चहकने लगोगे। दादाजी, तो फिर जल्दी खुशखबरी सुना ना बिटिया। दादाजी, मैंने पीएससीजे की एक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपकी पोती जज बन गई है दादाजी। जैसे ही ये खुशखबरी आशा और नीरज ने सुनी, दोनों खुशी से झूमने लगे। तीनों मिलकर डांस करने लगे, झूमने लगे। आशा और नीरज अपनी पोती के साथ मिलकर अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। आयुषी की लाइफ भी सेटल हो गई। आशा और नीरज को भी आखिरकार एक दूसरे का प्यार और साथ फिर से मिल गया। इस तरह खुशियों की लहर तीनों के जीवन में फिर से लौट आई। दोस्तों, कहानी तुम साथ हो जब अपने को इतना प्यार और अपनी कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए ताकि हमें लिखने की प्रेरणा मिलती रहे। ऐसे ही भावनात्मक, मज़ेदार, दिल छू लेने वाली कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हम बने रहिए हमारे साथ।